चलिए आज बात करते हैं भारत की नागरिकता के बारे में। मतलब इसका कानूनी ढांचा क्या है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे एक पूरा लीगल स्ट्रक्चर है। तो सबसे बड़ा सवाल, भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है? आखिर ये है क्या? यही सवाल हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसका जवाब हमें मिलता है दो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स में। पहला तो है भारत का संविधान, स्पेसिफिकली इसका पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 से 11, और दूसरा है द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यही दोनों मिलकर पूरी कहानी बताते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन बन सकता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं उन कोर प्रिंसिपल्स को जिन पर भारत के नागरिकता कानून की नींव रखी गई है। अच्छा, तो भारत के नागरिकता कानून के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी एक राज्य के नहीं, जैसा कि अमेरिका में होता है। दूसरा, नो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 एकदम साफ कहता है, अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता गई, अपने आप खत्म। और तीसरा, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, मतलब आर्टिकल 11 के हिसाब से सिटीजनशिप से जुड़ा कोई भी कानून बनाने या बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। अब देखिए, दुनिया में नागरिकता देने के दो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक है जस सोली, जिसका मतलब है राइट ऑफ द सॉइल, मतलब अगर किसी का जन्म देश की जमीन पर हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। दूसरा है जस संगविनिस, यानी राइट ऑफ द ब्लड, जो कहता है कि नागरिकता खून के रिश्ते से यानी माता पिता की नेशनैलिटी से तय होगी। मजे की बात यह है कि भारत ने शुरू में जस सोली को काफी हद तक फॉलो किया, पर धीरे धीरे, जैसा हम आगे देखेंगे, हमारा झुकाव जस संगविनिस की तरफ ज्यादा हो गया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक बना और कैसे बना। तो संविधान ने शुरू में नागरिकता को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो उस वक्त भारत में ही रह रहे थे, मतलब उनका डोमिसाइल यहीं था। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए। फिर आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले पाकिस्तान चले तो गए पर बाद में रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आए। और आखिर में आर्टिकल 8 जो भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की बात करता। और हाँ, आर्टिकल 10 ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि जो कोई भी इन शुरुआती नियमों से नागरिक बन गया वो नागरिक बना रहेगा। पर इसमें एक बट है, ये नागरिकता फ्यूचर में पार्लियामेंट के बनाए कानूनों के हिसाब से चलेगी, मतलब भविष्य में बदलाव की गुंजाइश पहले से ही रखी गई थी। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं और अब ये देखते हैं कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आज के जमाने में कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है। तो आज के समय में भारत का नागरिक बनने के मोटे तौर पर कहें तो 5 तरीके हैं। ये 5 रास्ते हैं: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन करवाकर, नेचुरलाइजेशन से, और अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तब, जैसे 1962 में पौंडीचेरी के साथ हुआ था। तो अब इनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है यानी जन्म से नागरिकता, उसे जरा और डिटेल में देखते हैं। ये जो जन्म से नागरिकता वाला नियम है ना, ये सबसे आम तरीका है, लेकिन ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इसके नियम शुरू से एक जैसे नहीं रहे। समय के साथ ही काफी बदले हैं और कह सकते हैं कि और सख्त हुए हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 1950 से 1987 तक नियम सीधा था, जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय नागरिक। फिर 1987 के बाद नियम बदला। अब शर्त ये थी कि जन्म भारत में हो और माता पिता में से कम एक भारतीय हो। और फिर 2004 से नियम और भी स्पेसिफिक हो गया। अब या तो दोनों पेरेंट्स भारतीय नागरिक हों या फिर एक नागरिक हो और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट ना। अच्छा, तो नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, ये जा भी सकती है। तो अब बात करते हैं उन लीगल तरीकों की जिनसे किसी की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है रिनंसिएशन या त्याग, मतलब जब कोई खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन यानी समाप्ति, ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही कोई किसी और देश की नागरिकता लेता है उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब वंचित करना, जहां सरकार कुछ खास वजहों से किसी की नागरिकता छीन सकती है। तो ये डिप्रिवेशन या वंचित करना आखिर है क्या? ये सरकार की तरफ से एक कंपल्सरी एक्शन है। ये उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें नागरिकता रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से मिली हो
और बाद में पता चले कि उन्होंने ये धोखाधड़ी से हासिल की या संविधान का अपमान किया या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश से मिले हुए थे। तो हमने देखा कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक ऐसा कानून है जो समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे देश और दुनिया बदल रही है, ग्लोबल माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो भविष्य में नागरिकता के नियम और उसकी परिभाषा कैसे बदलेगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?